जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन की या भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की। दोस्तों, भारत में एक के बाद एक कई सारी यूरोपीय कंपनी आई जिनके मंसूबे अलग थे। प्रारंभ में वो भारत से व्यापार करना चाहते थे। बाद में उनकी जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ी तो उन्होंने भारत को अपना गुलाम बनाने की सोची और इन सभी कंपनियों में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी आगे रही, जिसने 200 साल तक भारत पर शासन किया था। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें पश्चिमी यूरोप के देशों को भौगोलिक खोजों के लिए मजबूर होना पड़ा, या बोल सकते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में कदम उठाना शुरू किए। क्लियर? अगर हम उस समय की बात करें तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी परिस्थितियां बन गई थी जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया, जिसमें हम पुनर्जागरण की बात कर सकते हैं कि पुनर्जागरण रहा जिसने कहीं ना कहीं भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया, क्योंकि यहाँ पर निरंतर वैज्ञानिक शोध होते जा रहे थे। ये वो समय था 15वीं शताब्दी का जब बेहतर जहाजी जो प्रणाली थी उसकी खोज हुई और समुद्र में यात्रा करना आसान हो गया। लेकिन इन सबके बीच एक और इम्पॉर्टेंट कारण था जिसकी वजह से पश्चिमी यूरोपीय देश ही, खासकर स्पेन और पुर्तगाल जो थे, वो नए व्यापारिक मार्ग की खोज करने के लिए है या फिर नई भौगोलिक खोजों के लिए प्रेरित हुए थे। तो अगर हम उस पृष्ठभूमि की बात करें दोस्तों, तो याद रखना है कि भारत का जो व्यापार रहा है पश्चिम के देशों के साथ या दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ, वो कोई नया नहीं रहा है। ये बहुत पुरानी परंपरा रही है। भारत प्राचीन काल से ही पश्चिमी देशों के साथ, मध्य एशिया के देशों के साथ या फिर हम कहें दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापार करता रहा है। और जो व्यापार होता था वो व्यापार भारत के पक्ष में होता था। भारत के पक्ष में व्यापार का मतलब ये था कि जब भी आप व्यापार की गतिविधि करते हैं तो उसमें आप दो चीजों को महत्व देते हैं। एक आयात को देंगे महत्व और दूसरा निर्यात को महत्व देते हैं। जब हम निर्यात की बात करें और आयात की बात करें, अगर आपके देश में आयात ज्यादा होता है तो ये हमारे देश के पक्ष में नहीं होता, क्योंकि आप आयात ज्यादा करते हैं इसका मतलब है कि दूसरे देश की वस्तु खरीद रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि आपके देश की मुद्रा उस देश के पास जा रही है, आपके देश में उत्पादन की क्षमता कम है। लेकिन हम भारत के संदर्भ में अगर देखते प्राचीन काल में, तो भारत से निर्यात ज्यादा होता था। कारण ये था कि भारत की वस्तुएं बोल सकते हैं उच्चतम कोटि की होती थी, जिसकी डिमांड पूरे विश्व में थी। हम यूरोपीय देशों की बात करें, पश्चिमी एशिया के देशों की बात करें या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की बात करें, मध्य एशिया के देशों की बात करें, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी और कहीं ना कहीं उस डिमांड के कारण लोग इसे खरीदते थे। अब यहाँ याद रखना है कि पुराने समय में, प्राचीन काल में हम बात करें, खासकर जब मौर्य काल था तो मौर्य काल में यूनान जैसे देशों के साथ हमने व्यापार किया। गुप्त काल में आया तो इस व्यापार को हम बहुत बड़े लेवल पर देखते हैं, क्योंकि गुप्त काल में व्यापारिक गतिविधियां बड़े पैमाने पर हुई और गुप्त काल में ही हम कहीं ना कहीं देखने लगते हैं। एक इतिहासकार ने कह दिया कि भारत की जो वस्तु की इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि दुनिया भर में इसकी डिमांड थी और इसके कारण पूरी दुनिया का सोना चांदी चलकर भारत में आता था और भारत कहीं ना कहीं सोने की चिड़िया भी बना। लेकिन बाद की शक्तियों ने इसको लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये तो प्राचीन काल की बात की। अगर हम मध्यकाल की बात करें दोस्तों, तो मध्यकाल में भी भारत का जो व्यापार रहा है वो कहीं ना कहीं पश्चिम के देशों के साथ और सभी देशों से कई मार्गों से होता था। अब व्यापार कई मार्गों से होता था, लेकिन हम विशेष तौर पर पश्चिम के देशों के साथ व्यापार के लिए मार्गों की बात करें, खासकर समुद्री मार्गों की बात करें, जहां जहाजों के माध्यम से व्यापार होता था, तो दो प्रमुख मार्ग आपको देखने को मिलते थे। एक मार्ग ये वाला और एक मार्ग इधर से। जो एक मार्ग रहा वो फारस की खाड़ी का मार्ग था। जो फारस की खाड़ी का मार्ग रहा वो ज्यादा महत्वपूर्ण था दूसरे मार्ग लाल सागर की तुलना में, क्योंकि इन दो क्षेत्रों से ही व्यापार होता था, एक फारस की खाड़ी क्षेत्र से, एक लाल सागर के क्षेत्र से। ये जो जोन आपको मिलता है अरब के पीछे, ये बोल सकते हैं लाल सागर का क्षेत्र है, ये फारस की खाड़ी का क्षेत्र है। अब यह समझना है कि लाल सागर से व्यापार कम होता था क्योंकि यहाँ चट्टानी अवरोध ज्यादा थे। याद रखना है, यहाँ पर चट्टानी अवरोध ज्यादा थे। और दूसरी बात अगर हम यहाँ करें तो यहाँ पर कोहरा जो होता था उसके छाने की समस्याएं होती थी। अब इन दोनों समस्याओं के कारण व्यापारी जो होते थे वो लाल सागर के क्षेत्र को कम प्रेफर करते थे, किसकी तुलना में? फारस की खाड़ी के क्षेत्र की तुलना में। ज्यादातर व्यापार यहीं से संपन्न किया जाता था। अगर आज के संदर्भ में बात करें तो ये लाल सागर का क्षेत्र जो है वो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है पूरी दुनिया में व्यापार का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आज बन चुकी है स्वेज नहर। याद रखना है, स्वेज नहर जो है वो एक कृत्रिम नहर है और इसका निर्माण जो है
वो किया गया है 1859 से 1869 के बीच में। 190.30 किलोमीटर के आसपास इसकी कुल लंबाई है और ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। याद रखना, लाल सागर व भूमध्य सागर जो है इन्हें आपस में जोड़ती हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग जो है इसके कारण बनता है। लेकिन ये वर्तमान की परिस्थिति है, 19वीं शताब्दी की बात है। हम जो बात कर रहे हैं मध्यकाल में वो 15वीं शताब्दी की कर रहे हैं, जब व्यापार करने में लाल सागर से दिक्कत होती थी तो फारस की खाड़ी के क्षेत्र को ज्यादा प्रेफर किया जाता था। यहीं इस व्यापारिक मार्ग को हम पश्चिमी यूरोप के देशों तक लेके जाएं तो पश्चिमी यूरोप के देशों तक ये जो मार्ग रहा, ये भूमध्य सागर की बात कर लें या फिर हम बात कर लेते हैं भूमध्य सागर से और आगे जाएं तो यूरोपीय क्षेत्रों तक, तो यहां तक भी ये व्यापारिक मार्ग आगे बढ़ता है। लेकिन इस व्यापारिक मार्ग में आपको कई सारी समस्याएं देखने को मिलती थी। समस्या ये थी कि पूरे जोन से जब व्यापारी व्यापार करते थे तो नंबर 1 कारण होता था कि यहाँ पर लूट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। व्यापारी जब माल लेकर जाते थे, धन लेकर आते थे, तो इन्हें रास्ते के रेगिस्तानी क्षेत्र में लूट लिया जाता था। दूसरा कारण ये दिखा आगे हमको कि जो यूरोपीय पूरा व्यापार रहा, ये यूरोपीय मार्ग जो रहा, इस पर इटली का कब्जा हो गया। किसका कब्जा था? इटली का कब्जा था। ऐसे आप जब व्यापार करते थे तो इस व्यापारिक मार्ग में आपको कई तरह की समस्याएं बाद में आने लगी, खासकर लूट की। और इसके अलावा एक और समस्या व्यापारी के सामने वो थी कि जब व्यापार इतने लंबे मार्ग से होता था तो जो माल होता था ना, वो माल एक तो कई देशों से होकर गुजरता था और दूसरी बात ये थी कि वो कई हाथों से गुजरता था। अब कई हाथों से, कई देशों से जब माल गुजरेगा तो डेफिनेटली बात है कि यहाँ पर हर देश क्या करता था? चुंगी कर लगा देता था या मार्ग पर कर लगा देता था। अब चुंगी और मार्ग दोनों पर यहाँ पर जब कर लगते थे तो वस्तु जो थी उससे होने वाला लाभ कम हो जाता था। लेकिन हाँ, लंबे समय तक व्यापारियों को इससे अच्छा खासा लाभ हुआ है। इतना कुछ कर देने के बाद, पे करने के बाद भी व्यापारियों का अच्छा व्यापार होता था, अच्छा लाभ होता था, इसलिए कहीं ना कहीं वो व्यापार पूर्व से जारी रखे थे। अब यहाँ पर एक समस्या बाद में देखने को मिली कि यूरोपीय वाले क्षेत्र पर इटली ने अपना कब्जा कर रखा था और इधर के क्षेत्रों में जो थे वो इस प्रकार की समस्याएं आ रही थी। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, बदलाव देखने को मिला। कब? 15वीं शताब्दी के ही एक समय में, जब हम बात करते हैं 1453 की। 1453 का समय वो समय था जब यहां पर एक परिवर्तन देखने को मिला। परिवर्तन ये था कि उस्मानिया सल्तनत जो थी, इस सल्तनत ने क्या किया? एशिया माइनर पर अधिकार कर लिया। एशिया माइनर पर, मध्य एशिया के जो क्षेत्र थे उस पर अधिकार कर लिया। अब उस पर अधिकार कर लिया, साथ ही साथ कुस्तुनतुनिया नाम से ये जो क्षेत्र जाना जाता था पूरा भूमध्य सागर के इलाकों का, तो इस कुस्तुनतुनिया वाले इलाके पर भी किसका कब्जा हो गया? तुर्की का कब्जा हो गया। तो तुर्की ने क्या किया? इस पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। अब यहाँ पर कब्जा जमाए, उसके कारण क्या हुआ कि जो व्यापारिक मार्ग था वो पूरी तरीके से तुर्की के और इधर के साइड जाए तो अरबी लोगों के कंट्रोल में आ गया। अब यहां से अगर आप व्यापार करते हो तो ये लोग क्या करेंगे? बहुत ज्यादा पैसा लेंगे और आपको व्यापार करने नहीं देंगे। लूटा जाने लगा व्यापारी को, बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा पैसा लिया जाने लगा, तो व्यापार करना कहीं ना कहीं बहुत कठिन हो गया था। दूसरी बात करें तो इस पश्चिमी तरफ चले जाएं यूरोपीय क्षेत्र पर, तो यहां पर जिनेवा और वेनिस की जो शक्तियां नहीं, इन लोगों ने यहां पर अपना दबदबा कर लिया। तो पश्चिम की तरफ जाने पर ये दोनों पावर, वेनिस और जिनेवा ने कहीं ना कहीं अड़ंगा अड़ाना शुरू कर दिया और इधर जाए तो तुर्की के क्षेत्र में पूरा अधिकार आ गया था। तो तुर्की वालों का, अरबी लोगों का इधर के क्षेत्र पर पूरा एक अधिकार हो गया और यहाँ पर जिनेवा और वेनिस वालों ने कहीं ना कहीं अपना दबदबा कायम कर लिया। अब ऐसी स्थिति में जब आप पश्चिमी यूरोपीय देशों की बात करें, खासकर किन 2 देशों की बात करें हम लोग? एक स्पेन की बात कर लें और एक पुर्तगाल की बात कर लें। स्पेन और पुर्तगाल ऐसे देश थे जिनका पूर्व के देशों से व्यापार लगातार होता आ रहा था। ये मसाले और आदि चीजों का जो व्यापार है वो भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से करते आ रहे थे। अब कहने कि इनका जो व्यापार चल रहा था वो इधर इनके जिनेवा और वेनिस और दूसरी तरफ तुर्की और अरबी, इन लोगों के कारण वो व्यापारिक मार्ग टूट गया। अब वो व्यापार कर नहीं पाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? इन दोनों देशों को हुआ। इसलिए कहीं ना कहीं इन्होंने उस नुकसान को खत्म करने के लिए, वरना इनकी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, व्यापार ही बंद हो जाएगा, तो ऐसे में इन दोनों देशों की सरकार ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें प्रयास करना चाहिए नए समुद्री व्यापारिक मार्गों की खोज के लिए। और यहीं से
कारण बना कि स्पेन और पुर्तगाल वो पहले देश बने जिन्होंने कहीं ना कहीं व्यापारिक समुद्री मार्गों की खोज के लिए कदम उठाना शुरू किए। कहीं ना कहीं यहाँ की जो सरकारें रहीं, उन सरकारों ने क्या किया, अपने यहाँ के लोगों को, नाविकों को, व्यापारियों को प्रेरित किया कि भाई आपको क्या करना चाहिए, नए मार्गों की खोज करना चाहिए जो कि सरल हो, आसान हो और सुरक्षित मार्ग भी हो। वहां पर ना लूट का टेंशन रहे और ना ही किसी भी प्रकार के टैक्स आदि आपको चुकाने पड़ जाएं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए जहां पर हमारे व्यापारिक अधिकार कायम रहे। और दूसरी बात है कि भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देने का, समुद्री मार्गों की खोज को बढ़ावा देने का एक और कारण रहा कि वो चाहते थे कि तुर्की, अरबी जो लोग रहे, इन लोगों के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया जा सके। तो एक उद्देश्य ये रहा। दूसरा रहा कि सुरक्षित व्यापार किया जा सके ताकि उनके देश की तरक्की हो सके। तो इस दृष्टि से सबसे पहले जो कदम उठाने वाले लोग रहे वो रहे स्पेन के लोग। स्पेन की सरकार ने अपने लोगों को प्रेरित किया और कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस जो रहा, उसने सबसे पहले यात्रा शुरू की 1492 में। ये जो इसने यात्रा शुरू की थी, इस यात्रा के तहत ये कहां निकला था, पूर्व की देश की तरफ आने के लिए, हम ये बोल सकते हैं भारतीय क्षेत्र की तरफ आने के लिए निकला था ये। अब जब ये वहां से निकला हमारे क्षेत्र की तरफ आने के लिए, तो भाई साहब रास्ता भटक गया। ये रास्ता भटक गया और कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया अमेरिका। कहीं ना कहीं ये भी गलत नहीं रहा, किसी न किसी क्षेत्र की खोज करने में ये कामयाब रहा। आज आप इतिहास में कोलंबस को इस नाम से तो याद करते हैं कम से कम कि अमेरिका जाने के समुद्री व्यापारिक मार्ग की खोज जो की वो किसने की थी, कोलंबस ने की थी। तो कोलंबस जो रहा स्पेन का, वो पूर्व के साथ व्यापारिक मार्गों को खोजने में तो सफल नहीं रहा, लेकिन इसने अमेरिका तक के मार्गों को खोज लिया, जो कहीं ना कहीं बाद में इन लोगों के लिए फायदेमंद रहा ही है। ठीक है, तो कोलंबस ने किसको खोजा, अमेरिका को खोजा। अब यहां पर जो पश्चिमी यूरोपीय देश रहे, उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी तो नहीं हो पाई, उनको तो पूर्व के देशों के साथ व्यापार के लिए मार्ग खोजना ही था। तो यहां पर समस्या आई कि अब कौन कदम उठाएगा। तो यहां पर एक चीज देखी गया, पुर्तगाल ऐसी शक्ति बनी जिसने इस तरफ आने के लिए कदम उठाए। ठीक है, अब पुर्तगाली कंपनी बनेगी और पुर्तगाल भारत की तरफ आएगा। लेकिन उसके पहले हम छोटा सा एक टॉपिक और देख लेते हैं। हमें बात करनी है पुर्तगाल के टॉपिक पे, लेकिन हम यहां बात कर लेते हैं कि जो कंपनियां रही वो कंपनियां किस क्रम में बनी और किस क्रम में भारत आई। फिर हम बात करेंगे पुर्तगाल की कंपनी बनने से लेकर और वास्को डी गामा को भारत लाने की बात, और उसके लिए कौन प्रेरणा बना जिसने इसके लिए कदम उठाया, उस पर भी बात करेंगे। तो हम अगली स्लाइड में पहले क्या देखते हैं कि कंपनियों की स्थापना कब रही और इनका भारत आगमन कब रहा। याद रखिएगा, एग्जाम में जो प्रश्न बनता है ना, वो प्रश्न या तो कंपनी की स्थापना को लेकर बन सकता है या फिर प्रश्न बन सकता है कंपनी के भारत आगमन को लेकर। तो बनने का क्रम अलग रहा और भारत में इस कंपनी के किसी पहले व्यक्ति को आने का क्रम अलग रहा। तो एक तरफ हम बात कर लेते हैं कंपनी के नाम की, एक तरफ हम बात कर लेते हैं उसके स्थापना वर्ष की, और एक तरफ हम बात कर लेते हैं उसके किसी व्यक्ति के आगमन की। कंपनी का नाम सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्या, पुर्तगाल। जो पुर्तगाली कंपनी रही, इसकी स्थापना होती है 1498 में। इसका कोई व्यक्ति जब भारत आता है तो वो भी 1498 में आता है, दोनों सेम है। इसके बाद हम बात करते हैं डच की। डच जो रहे उसमें कंपनी, याद रखिएगा कि डच व्यक्ति के, पहला व्यक्ति के आने का समय अलग था, है ना। 1595 में कार्नेलियन हाउटमैन एक व्यक्ति था जो डच था और भारत में पहली बार आया था। लेकिन उस समय ना तो डच कंपनी बनी थी और ना ही डच कंपनी के अंतर्गत कोई व्यक्ति था, वो तो एक सेपरेटली स्वतंत्र रूप से भारत आया था। तो डच कंपनी जो है वो बनती है कब, 1602 में, और इनका आगमन होता है लगभग 1605 के आसपास। तीसरे नंबर पर बात करते हैं ब्रिटिश। अगर ब्रिटिश कंपनी की बात करें तो इसके बनने का समय था सन 1600, लेकिन भारत आने में याद रखिएगा 1608 हो गया था जब कैप्टन हॉकिंस भारत आया था। तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत आया था। इसके बाद हम बात करते हैं डेनिश कंपनी की। जो डेनिश कंपनी है वो बनती है 1616 में और आना भी कब हुआ, 1616 में। इसके बाद बात करते हैं कौन सी कंपनी बनी, फ्रांस की कंपनी। फ्रांस की कंपनी बनी थी 1664 में और इसका भारत आगमन हुआ था 1667 के आसपास। यहां पर बात करें नेक्स्ट है स्वीडिश कंपनी। जो स्वीडिश कंपनी है वो 1731 के आसपास बनती है और लगभग इसी समय भारत आती है। तो ये रहा आगमन का क्रम और ये रहा स्थापना का क्रम, दोनों ही आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है और आपको यहां से गलत ना हो पाए चीजें, तो वो आपको ध्यान रखना है
कि कौन कौन सी कंपनी कब बनी और कब आई थी, पूरी लिस्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हमने कंपनियों की स्थापना की बात कर ली। और पहले नंबर पर कौन रहा है? पुर्तगाली लोग। पुर्तगाली कंपनी बनती है 1498 में, और वहीं से 1498 में पहले पुर्तगाली व्यक्तियों का आना भी शुरू हुआ। तो हम थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। याद रखना है, पुर्तगाली की बात करेंगे। पुर्तगाल जो रहा वो दूसरा देश था स्पेन के बाद। याद रखिएगा, किसके बाद? स्पेन के बाद, जिसने कदम उठाए किसके लिए? भौगोलिक खोज के लिए। अब भौगोलिक खोज के लिए कदम उठाए थे ऐसा देश जो था वो पुर्तगाल दूसरा था। यहां पर आपको एक राजा देखने को मिलेगा, उस राजा का नाम था हेनरी दी नेविगेटर। ये हेनरी दी नेविगेटर जो है, इसका नाम ही एक विशेष कारण से पड़ा था। ये वो व्यक्ति था जिसने पुर्तगाल में व्यापारियों को, वहां के लोगों को प्रेरित किया कि आपको व्यापारिक समुद्री मार्ग खोजना चाहिए, समुद्र में यात्रा करना चाहिए, भौगोलिक खोजों पर बल देना चाहिए। तो इसने लोगों को प्रेरित किया, और इसके लिए इसने क्या किया था कि वैज्ञानिक नौवहन की जो व्यवस्था रही, कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि जो जहाज चलाने की व्यवस्था है, विधि है, उसमें वैज्ञानिकता आए। तो वैज्ञानिक तौर पर नौवहन की जो व्यवस्था है उसको शुरू करने के लिए इसने एक स्कूल खोला था। किसने? हेनरी दी नेविगेटर ने स्कूल खोला था। यहां पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था कि आप साइंटिफिकली कैसे जहाज चला सकते हैं, समुद्री यात्रा को कर सकते हैं। और इसकी विशेष रुचि थी किसमें? नेविगेशन के क्षेत्र में। अब चूंकि इस राजा की विशेष रुचि ही नेविगेशन में क्षेत्र में थी, समुद्री क्षेत्र में थी, खोजों पर थी, इसका नाम ही पड़ गया हेनरी दी नेविगेटर। इसने पुर्तगाली लोगों को प्रेरित किया कि आपको नई भौगोलिक खोजों की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है भाई। और यहां से इसने एक दल बनाया, और जो दल बनाया उसमें हेड चुना था जो समुद्र यात्रा के लिए निकलने वाला था, जो पूर्व के देशों से व्यापारिक मार्गों के खोज के लिए निकलने वाला था। उसमें कहीं ना कहीं एस्टावो डिगामा को चुना। ये एस्टावो डिगामा वो व्यक्ति था जो भारत के क्षेत्र से या पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए निकलने वाला था। इसको बनाया दल का मेन हेड, और इसके नेतृत्व में जहाज के बेड़े भेजने वाला था। लेकिन हुआ क्या कि इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो इसकी जगह पर चुना गया किसको? वास्को डिगामा को। तो आपको ये याद रखना है कि वास्को डिगामा जो रहा वो भारत के तरफ रास्ते की खोज के लिए आने के लिए पहली चॉइस नहीं था। पहले एस्टावो डिगामा की बात हो रही थी, इसकी जगह पर बाद में लिया गया है वास्को डिगामा को, वरना आप इतिहास में वास्को डिगामा की जगह पर इसको याद कर रहे होते। लेकिन चूंकि इसकी डेथ हो गई तो फिर तुरंत ही इस व्यक्ति को देखा गया कि भाई कहीं ना कहीं क्षेत्र में इसके कुछ योगदान है, इंटरेस्ट है, कुछ काम भी किए हैं। इस वजह से वास्को डिगामा को जो है वो चुन लिया गया। और वास्को डिगामा को 170 लोगों का, याद रखिएगा, 170 लोगों का एक समूह दिया गया, नाविक थे सभी, और 4 जहाजी बेड़े, 4 जहाज के साथ जो है वो इसके साथ इसको भेजा गया। 4 जहाजी बेड़े थे। अब इसके साथ वास्को डिगामा ने लगभग 8 जुलाई 1497 के आसपास यात्रा प्रारंभ की। याद रखिएगा, यात्रा प्रारंभ की थी इस समय। और यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? पुर्तगाल के पश्चिम में लिस्बन से यात्रा शुरू की। और ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं अटलांटिक महासागर से इस प्रकार से होते हुए आता है, और ये कहीं ना कहीं केप ऑफ गुड होप पहुंचता है। ये केप ऑफ गुड होप तक का रास्ता कोई नया नहीं था। यहां से लेके केप ऑफ गुड होप तक का जो रास्ता है वो लगभग 1800 बोल सकते हैं हम लोग, ये पूरा जो व्यवस्था वो 1488 के आसपास ही खोजा गया था। याद रखना है, 1488 के आसपास ही ये रास्ता खोज लिया गया था। और खोजने वाला व्यक्ति का नाम था बार्थोलुमिया, है ना, आप इसको याद रखते हैं, बार्थोलुमिया नाम का व्यक्ति था। इसने क्या किया था? पहले ही इस रास्ते को खोज लिया था लगभग 1488 के आसपास। यहां तक तो वास्को डिगामा इस बार्थोलुमिया के द्वारा बनाए गए मानचित्र को फॉलो करते हुए आ गया। इसके आगे जाएं तो वास्को डिगामा का जो पथ प्रथक रहा वो रहा अब्दुल मलिक नाम का व्यक्ति। इसने इसका पूरा पथ प्रदर्शन किया। बाद में केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष होते हुए वास्को डिगामा मेडागास्कर और अफ्रीका के इस एरिया के बीच में होते हुए अरब सागर पहुंचा, और अरब सागर से कहां पहुंचा? केरल। तो याद रखिएगा, वास्को डिगामा पहुंचता है लगभग 17 मई 1498 को केरल। और केरल में कहां पहुंचा? तो कालीकट के तट पर पहुंचता है।
क्लियर। केरल का पश्चिमी तट है कालीकट, यहां पर पहुंचता है। याद रखना है कि इस पूरी दूरी को तय करने में लगभग 12,000 मील का सफर तय किया था वास्को डी गामा ने, और लंबे समय अंतराल में करते करते सफर करते करते वास्को डी गामा अंततः भारत के केरल के पश्चिमी तट पर पहुंचता है 17 मई 1498 को। जब यहां पहुंचता है तो इस पूरे जोन में आपको यहां पर मिलते हैं कौन? जमोरिन टाइटल था राजा का, चेर डायनेस्टी के राजा थे, हिंदू राजा थे। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, हम ये बोल सकते हैं स्वागत किया, और वास्को डी गामा ने जमोरिन से ही क्या प्राप्त की? अनुमति ली, और इसकी अनुमति के बाद ही इन्हें भारत में व्यापार प्रारंभ किया। और भारत में कितने महीने रुका? लगभग 3 महीने भारत में गुजारे भी थे। अब भारत में 3 महीने गुजारे और अच्छे से रहा, व्यापार किया भारत से, और अंत में जमोरिन की अनुमति के बाद ही इसने भारत से मसाले और अन्य चीजों को लिया, और उसके बाद ये क्या किया? वापिस पुर्तगाल आया। जब यहाँ पुर्तगाल आता है तो यहाँ पर भारत से लाई गई वस्तुओं को 60 गुना मुनाफे पर बेचा। अब ये 60 गुना मुनाफा कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक हुआ। 60 गुना मुनाफे पर जब बेचा गया तो आसपास के जो लोग थे पुर्तगाल के अन्य, उनको भी लगा कि भाई बहुत बड़ा फायदा कमा लिया वास्को डी गामा ने। तो दूसरे लोग भी भारत की तरफ आने के लिए ललायित हुए, और इसके बाद एक के बाद एक पुर्तगालियों ने भारत पर आना शुरू किया। उसके बाद अन्य यूरोपीय शक्तियों ने भी आना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको एक मार्ग मिल गया था। अब इस खोज के कारण कहीं ना कहीं ये जो व्यापारिक मार्ग पहले ये फॉलो करते थे, जहां पर कई सारी समस्या थी, कुछ तो दुनिया के एरिया पर तुर्की का कब्जा हो जाना, इटली इधर हस्तक्षेप कर देता था, तो इस पूरे व्यापारिक मार्ग को छोड़कर आपने अलग ही रास्ता अपना लिया। अब इस व्यापारिक मार्ग की बाद में महत्ता धीरे धीरे करके कम होती चली गई, और इन लोगों को सबक भी मिल गया कि इन्होंने एकाधिकार करके परेशानियां क्रिएट की थी। तो यहाँ पर दिखता है कहीं ना कहीं आवश्यकता ही जो है आविष्कार की जननी होती है। और एक फैक्ट को हमको सुधारना होगा कि देखिए कि भारत जहां है वहीं है। दुनिया के अन्य देशों सभ्यताओं के इतिहास में भारतीय सभ्यता का इतिहास सबसे प्राचीन है और कहीं ना कहीं आज तक मौजूद है। अगर हम बात कर लें तो 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। दुनिया में कई सभ्यताएं आई, कई सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता अक्षुण्ण है। इसको ना खत्म किया जा सकता है, प्रयास काफी किए गए, और ना ही ये कभी खत्म होने वाली है, क्योंकि इस सभ्यता में बात ही कुछ ऐसी है। संस्कृति में जो भी परिचय होता है, आना चाहता है, वो यहाँ आके इसको समझ के अपने आप को रोक ही नहीं पाता कि इसमें घुल मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ये सभ्यता आज भी बनी हुई है। तो इन सभी देशों के द्वारा प्रयास किए गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और यहाँ समझना है कि भारत तो पहले से ही था। तो जहां आप इतिहास में फैक्ट पढ़ते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, भाई उसको मत पढ़ा करो, वो फैक्ट बहुत ही गलत है। भारत की खोज करने का ताकत, साहस किसी में नहीं है, बल्कि भारत ने दूसरे देशों को बहुत बड़ी बड़ी चीजों की खोज करने का आधार दिया है। 0 से लेकर पाई तक की व्यवस्था हम देखें कहीं ना कहीं, जिसके आधार पर आप सूर्य, चंद्रमा और विभिन्न ग्रहों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं, वो भारत की वजह से संपन्न हो पाया है। तो ये फैक्ट किताबों से हटा दिया जाए कि भारत की खोज जो है वो वास्को डी गामा ने की थी। नहीं की भाई, भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की, भारत ने पूरी दुनिया की खोज की, आप ये बोल सकते हैं। पूरी दुनिया में एक संस्कारों की व्यवस्था स्थापित करने का काम आज भी भारत कर रहा है। भारत है। तो कहीं ना कहीं ये याद रखिएगा कि वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी, ये याद रखिएगा। क्लियर। तो ये व्यवस्था आपको देखने को मिली। अब यहां से देखिए कि वास्को डी गामा भारत आ गया, व्यापार करके चला गया। इस पूरी व्यवस्था में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि रास्ता मिल गया इनको। अब ये एक के बाद एक क्या करेंगे, भारत की तरफ आने के लिए अग्रसर होंगे। तो यहां से अब ये भारत में अपना साम्राज्य बनाने के लिए जाएंगे। अभी तक तो केवल आप खोज की दृष्टि से आए थे, अब आप भारत में आने के अपने उद्देश्य को अलग करने वाले हैं। ठीक है, अलग क्या करने वाले हैं? इनके बाद जब भारत में पुर्तगाली साम्राज्य बना, तो पुर्तगाली साम्राज्य के उद्देश्य को आप देखेंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा। पुर्तगाली साम्राज्य हो या पूरा यूरोपीय शक्तियां जो भारत में आई, उनके भारत में आने के पीछे जो कारण रहे, वो कारण मुख्य रूप से 2 थे। एक तो आपने बोल दिया व्यापार करना। सभी कंपनियों का प्रारंभिक कारण व्यापार करना ही रहा था, व्यापार करना है, लाभ कमाना है। दूसरा कारण हम बोल सकते हैं कि पुर्तगालियों ने तो कहीं ना कहीं पश्चिम में जो व्यापारिक एकाधिकार था अरबी लोगों का, तुर्की लोगों का, उसको खत्म करने वाले थे। लेकिन एक और मंसूबा था, वो था भारत में ईसाईयत की प्रचार करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना भी इनका
कहीं ना कहीं उद्देश्य रहा है। तो ये इनके उद्देश्य रहे और ये उद्देश्य के साथ भारत में एक के बाद एक ये आना शुरू हुए। 1500 में जब बोल सकते हैं 1498 में वास्को डी गामा आके चला गया, तो 1500 में पेड्रो अल्ब्रेज कैमराल के नेतृत्व में 2 जहाज भारत आए थे। भारत आए, व्यापार किया, चले गए। 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आया और इसके बाद भारत में जब आते गए लोग, वास्को डी गामा आके फिर चला गया। 1503 में कोचीन में इनकी पहली फैक्ट्री बन जाती है। लेकिन 1505 के बाद पुर्तगालियों ने अपने इन स्थितियों को आगे रखा, व्यापार करना है, एक अधिकार जो खत्म हो ही चुका था, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना है। भारत में 1505 के बाद पुर्तगालियों ने व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया और यहाँ पर एक वायसराय प्रणाली का आरंभ कर दिया। बोलेंगे कि अब कंपनी के अंतर्गत लोग आने वाले हैं, यहाँ पर एक शासन की व्यवस्था चलाएंगे। प्रथम वायसराय के तौर पर आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 से 1509 के आसपास तक रहता है और ये अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाने लगा था। इसने कोचीन का दुर्गीकरण किया, उसको किलेबद्ध कर दिया, दीवारों से बिल्कुल घेर दिया उसको और इसको अपना मुख्यालय बना दिया। मतलब अब पुर्तगालियों का भारत में मुख्यालय बन जाता है क्या? कोचीन। यहां पर बहुत बड़ी बात थी कि इन्होंने इस प्रकार का सिस्टम चालू किया। क्लियर? तो प्रथम वायसराय के तौर पर कौन आया? आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और कोचीन में फैक्ट्री बनाने की व्यवस्था के तहत ये आगे बढ़ते हैं और एक पूरा सिस्टम यहां देखने को मिला। इसके बाद हम बात करें तो आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये आता है 1509 से 1515 के बीच में। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी वो बंद कर दी, उसकी जरूरत नहीं। इसने क्या किया? बीजापुर का सुल्तान जो था उससे 1510 में गोवा छीन लिया। मतलब कि वो गोवा जो हमारे देश में सबसे बाद में हमने मिलाया, मतलब वहां से पुर्तगाली लोग सबसे बाद में भारत से गए थे, सारी शक्तियां जा चुकी थी, पुर्तगाली गोवा तक बाद तक डटे रहे थे। गोवा जो था सबसे पहले हमारा देश का कोई इलाका था जो किसी विदेशी शक्ति ने कब्जा किया था। गोवा को छीन लिया बीजापुर के सुल्तान से, किसने? अल्फांसो डी अल्बुबकर ने, जो 1509 से 1515 तक रहा। और इसने क्या किया? जैसे गोवा को छीना, इसको हम बोलते हैं वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में अगर कोई था तो वो यही था। इसने क्या किया? एक नीति भी चालू की। इस नीति में इसने कहा कि भाई कहां तक यूरोपीय लोगों को भारत में लाएंगे, ईसाई धर्म का प्रचार तो करना है, ईसाइयत को फैलाना है। दक्षिण भारत में ईसाई धर्म के लोग ज्यादा होने का कारण क्या है? यहां से शुरू हो रही ना चीजें, फैलाने क्या करना पड़ेगा। इसने क्या किया? एक नीति लगा दी। उस नीति में इसने क्या किया? बोला कि स्त्री जो होगी वो भारतीय होगी, पुरुष जो होगा वो पुर्तगाली होगा। इस प्रकार के विवाह को इन्होंने बढ़ावा दिया। इनसे जो बच्चे होंगे ना वो भी यूरोपीय होंगे, ऐसा माना गया, उनको पुर्तगाली बना देंगे। अब वो पुर्तगाली होंगे तो इस प्रकार से भारत में पुर्तगाली की संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो एक प्रकार से वहां के लोगों का यहाँ पर प्रोडक्शन टाइप का इन्होंने शुरू कर दिया। तो इस प्रकार की घटिया नीति जो थी वो भारत में पुर्तगाली लोगों ने शुरू की थी, कहीं ना कहीं याद रखना है। वास्को डी गामा जो है वो भारत में फिर आता है तीसरी बार। कब आता है? लगभग 1523 के आसपास तक आता है। ये एक वायसराय के तौर पर आया था, लेकिन आया कुछ ही समय में इसकी मृत्यु हो गई कोची में। 1524 में पुर्तगाली जो वास्को डी गामा रहा उसकी कोची में मृत्यु हो जाती है। इसकी कब्र गोवा में बनाई गई, याद रखेंगे। क्लियर? वास्को डी गामा जो है वो हमारे देश के गोवा क्षेत्र में इतना फेमस रहा कि जहां पर पर्टिकुलर पुर्तगाली जनसंख्या रहती है वहां पर वास्को डी गामा के नाम पर एक क्षेत्र का नाम भी रख दिया गया है, कई रोड का नाम भी रख दिया गया है। ठीक है, तो इसकी कब्र कहाँ है? गोवा में, याद रखेंगे। इसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा, जो 1529 से 38 के आसपास तक रहता है। इसको सबसे महत्वपूर्ण वायसराय माना जाता है। क्यों? इसने क्या किया? 1530 के आसपास बात करते हैं, कोचीन की जगह पर गोवा को भारत में पुर्तगाली राजधानी बना दिया। यहाँ पर कोचीन जो गोवा रहा उसको इंपॉर्टेंस माना गया था। अब यहाँ लिया तो सर, लेकिन यहाँ उसको क्या करा गया? उसको पुर्तगालियों की भारत में मुख्यालय या राजधानी बना दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट कदम उठाया किसने? नीनो डी कुन्हा ने। और इस समय पे एक और बात याद करना है कि पुर्तगाली लोगों ने पूरे क्षेत्र में इस प्रकार से कब्जा कर लिया था कि इन्होंने दूसरी शक्तियों से, क्योंकि एक समय तक इन्होंने कर दिया है ना, तो बाद में इन्होंने कर लेना प्रारंभ कर दिया। या बोल सकते हैं कि भारत में पुर्तगालियों के माध्यम से क्या शुरू की गई? कार्टेज प्रणाली प्रारंभ की गई। ये कार्टेज प्रणाली जो पुर्तगालियों ने शुरू की थी, इसकी बात ये थी कि बिना कर लिए भारत से कोई व्यापार नहीं करेगा, टैक्स भारतीय लेंगे, ये बात तो छोड़िए,
पुर्तगाली लोग भारत में हैं, अगर कोई दूसरी शक्ति भी भारतीय क्षेत्र से उस राजमार्ग का प्रयोग करना चाहती है ना, जहां जिसको वास्को डी गामा ने खोजा था समुद्री, अगर उससे भी व्यापार करेंगे तो आपको किससे अनुमति लेनी पड़ती थी? ये अनुमति लेनी पड़ती थी पुर्तगालियों से। तो एक प्रकार की कार्टेज सिस्टम जो चालू किया वो पुर्तगालियों ने भारत में शुरू किया। और भारत में जब अकबर शासक था ना, तो अकबर वो शासक हुआ जिसने कार्टेज प्रणाली को स्वीकार किया था और इसके तहत व्यापार के लिए बढ़ावा दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो मार्टिन अल्फांसो डिसूजा एक अन्य वायसराय बनकर आया, जिसके समय जेसुइट संत थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर, भारत आए थे। इनकी कब्र भी भारत में, ये भी भारत में मर गए थे। पुर्तगालियों का भारतीय क्षेत्र में कुछ चीजों में योगदान रहा, जैसे तंबाकू की खेती है ना, 1508 में शुरू की गई थी। बोलिए ये जहर जो तंबाकू का था, ये भारत में सबसे पहले पुर्तगाली लोग लाए थे। अगर ये नहीं आते तो भारत में जो तंबाकू का सेवन होता है कैंसर का कारक है। कई सारे माताओं के बच्चे जो तंबाकू खा खाकर अंततः कैंसर हो जाते हैं। पिता के द्वारा कमाई गई प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं इनके इलाज में खत्म हो जाती है। तो ये जो तंबाकू का जहर रहा वो प्रारंभिक तौर पर भारत में पुर्तगाली ही लाए थे और इन्होंने दक्षिण के क्षेत्र में इसको उगाना शुरू कर दिया था। और आज अगर भारत की हम बात करें तो समझ रहे हैं आप कितने बड़े लेवल पर तंबाकू का यूज होता है, लंबे समय से हो रहा है। कैंसर का सबसे बड़ा कारक के तौर पर जाना जाता है, लेकिन समझने वाले समझते नहीं हैं, समझने वाले इसको फिर भी सेवन करते हैं। तो ये जो जहर तंबाकू नाम का रहा आपके देश में, वो पहली बार पुर्तगाली लेकर आए। टमाटर की खेती हो, आलू की खेती हो, ये भारत में पहली बार पुर्तगालियों ने शुरू किया। जहाज निर्माण की व्यवस्था भारत में पुर्तगालियों के द्वारा शुरू की गई थी, कोची वाले क्षेत्र में। प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो 1556 के आसपास भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो पुर्तगालियों के समय ही आई थी। क्लियर? ये एक बात और याद रखने की, पुर्तगाली जो थे वो भारत आने वाली सबसे पहली शक्ति थी और भारत में से जाने वाले भी सबसे बाद की शक्ति। तो सबसे पहले आए और सबसे बाद में कोई शक्ति गई है तो वो पुर्तगाली ही थे। आए थे जब तो 1498 का समय था, गए थे जब लगभग 1961 का समय था। दिसंबर 1961 में इन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली और फाइनली 1962 में ये गोवा छोड़कर गए थे। तो ये सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाने वाली शक्ति थी। लेकिन इन्होंने भारत में इस प्रकार की कहीं ना कहीं उतापाती जो वाला जो माहौल होता है ना, वो जो है वो ज्यादा नहीं किया जैसा कि ब्रिटेन ने किया था। लेकिन मंसूबे वही थे, बड़े लेवल पर ईसाईयत को भारत में फैलाना था, व्यापार से लाभ कमाना था। अगली शक्ति की बात करते हैं। अगली शक्ति थी डच कंपनी। डच कंपनी जो रही वो 1602 में बनाई गई थी। ये वो कंपनी थी जो पूरी तरीके से डच सरकार पर निर्भर थी। डच क्षेत्र को आप हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। 1605 में ये आए और इन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी कंपनी स्थापित की थी। ये पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में पहली कंपनी स्थापित की, याद रखिएगा। 1595 के आसपास कार्नेलियन हाउटमेन पहला वो व्यक्ति था जो डच था, हॉलैंड से भारत आया था। लेकिन कंपनी बनी इस समय और आए 1605 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाई। दूसरी फैक्ट्री बनाई 1610 में पुलिकट में और यहां इनको स्वर्ण सिक्के पेगोड़ा ढालने का, याद रखिएगा, पेगोड़ा जो थी वो सोने का सिक्का थी और इसको ढालने का अधिकार प्राप्त किया। मतलब ये वो लोग थे जिन्होंने अपना जो पुलिकट रहा यहाँ मुख्यालय भी बना लिया, राजधानी भी बना ली और यहाँ से सोने के सिक्के ढालने भी शुरू कर दिए, मुद्रा डालने का अधिकार भी ले लिया। लेकिन याद रखिएगा डच कंपनी का ज्यादा इंटरेस्ट भारतीय क्षेत्र में नहीं था, वो तो इंडोनेशिया, श्रीलंका और इस प्रकार के क्षेत्रों में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। 1619 में इन्होंने जकार्ता को जीता, 1641 में मलक्का को जीता, 1658 को पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया। बेसिकली वो इन स्पाइसी आइलैंड्स, मसाला द्वीपों पर ज्यादा ध्यान देते थे। भारत की तरफ इनका ज्यादा ध्यान नहीं था, फिर भी एंट्री तो इन्होंने भारत में कर ही ली थी। डचों की एक और बात माने तो डचों ने क्या किया कि जो सूती वस्त्र रहा, सूती वस्त्र को भारत से निर्यात की वस्तु जो बनाना था, वो निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जो जाता है वो डच लोगों को ही जाता है। इन्होंने सबसे बड़ी बात कि भारत का जो मसाला वाला आइटम था, ये मसाले वाले आइटम पर इनका ध्यान ही नहीं था। इन्होंने भारत में सूती वस्त्र पे ध्यान दिया, शोरा पर ध्यान दिया, है ना, इन सब चीजों पर ध्यान दिया, इनके निर्यात को बढ़ावा दिया। लेकिन इन्होंने मसाले का निर्यात नहीं किया था भारत से। ठीक है, भारत में सबसे पहले औद्योगिक वेतन भोगी रखने वाले भी कौन थे? डच ही थे। लेकिन डचों की स्थिति कमजोर रही। कारण सबसे बड़ा ये था कि उन पर कंट्रोल था डच की सरकार का, जिसकी वजह से वो स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय नहीं लेते थे। कारण यही हुआ कि डचों का भारत से सबसे पहले क्या हुआ? विदाई हो गई। 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के बीच में वेदरा का युद्ध होता है।
इस युद्ध में डचों की हार हो जाती और डच अपनी पूरी जगह को, पूरी संपत्ति को भारत में जो थी उसको ब्रिटिशर्स को बेच देते हैं और वापिस चले जाते हैं। इस प्रकार से अंग्रेजों ने अपने मंसूबों की तरफ कदम उठाते हुए डचों को भारत से खत्म कर दिया और वो भारत से चले गए। इनका दुश्मन एक जो था, कॉम्पिटिटर जो था, वो अंग्रेजों ने कम कर दिया। धीरे धीरे करके ये क्या करेंगे, पूरे लोगों को कम करते चले जाएंगे और अंत में खुद यहां पर अपनी सत्ता बना लेंगे। नेक्स्ट शक्ति जो रही वो थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करें दोस्तों, तो ये सभी राक्षसों में सबसे बड़ा दानव था, राक्षस था सबसे बड़ा, जिसने भारत को खाने में, लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर हम इनकी बात करें तो बात थी 1599 में। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का एक व्यापारियों का समूह था। उसमें लगभग मानकर चलिए कि 217 के आसपास व्यापारी थे। कितने? लगभग 217 के आसपास लोग थे। सभी का एक शेयर होल्डर लोग थे, सबकी एक मिलीजुली व्यवस्था थी। ये गए किसके पास? महारानी एलिजाबेथ के पास। एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, उनका काल जो था वो इनके लिए स्वर्ण काल के तौर पर माना जाता है इतिहास में। अब इनके समय पर गए इनके पास कि भाई हम चाहते हैं कि पूर्व के देशों के साथ व्यापार करें, तो हमें पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दीजिए। तो कहीं ना कहीं एलिजाबेथ फर्स्ट ने क्या किया, इनको अनुमति दी भी। इनकी जो व्यापारियों का समूह था उसका नाम दिया गया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। तो ये नाम दिया गया इस कंपनी को और कहीं ना कहीं बाद में यही कंपनी जो रही वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाने गई थी। अब ये कंपनी जो थी इसको अनुमति मिली कब? 31 दिसंबर 1600 को इसकी स्थापना हो गई। अब कंपनी की स्थापना हुई, स्थापना के बाद इन्होंने कहा कि भाई हमारे देश के सम्राट से तो हमको अनुमति मिल गई, जिस देश से व्यापार करना चाहते हैं वहां से भी अनुमति ली जाए ना, तो वहां से अनुमति लेने के लिए वहां जाना पड़ेगा, वहां जाने किसी व्यक्ति को भेजना पड़ेगा। अब यही हुआ कि वहां किसी व्यक्ति को भेजना पड़ेगा और व्यक्ति जो रहा वो रहा कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को तैयार किया। इसी को इसलिए भेजा गया था क्योंकि ये फारसी भाषा जानता था, भारतीयों की स्थिति को, कहीं ना कहीं भाषा को जानता था और भारत में उस समय मुगल थे, उनकी राजभाषा फारसी रही। ऐसे में उनसे कन्वर्सेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो कहीं ना कहीं इसको कैप्टन हॉकिंस को चुना गया और इसको राजदूत बनाकर भेजा गया। वैसे तो भेजा गया था, ये जो शाही राजपत्र था वो अकबर के नाम का लेकर आया था, क्योंकि जब कंपनी बनी थी तो पता किया कौन है राजा, तो पता चला कि भारत में तो अकबर सम्राट है, तो अकबर के नाम का पत्र लेकर आए थे। परंतु जब तक ये आया तब तक अकबर की मृत्यु हो गई, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचा था 1608 में और अकबर मर चुका था और उसका बेटा जो था वो जहांगीर जो रहा वो यहाँ पर शासन कर रहा था। अब जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस पहुंचता है, वही लंबा लेट हो गया भाई। कैसे? कि भाई शहंशाह तुम ही हो, व्यापार करने की अनुमति दे दो। लेकिन कहीं ना कहीं प्रारंभ में जहांगीर ने अनुमति नहीं दी और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि कैप्टन हॉकिंस को निराश होकर जाना पड़ा। कैप्टन हॉकिंस को निराश होकर जाना पड़ा, लेकिन पश्चिमी तट पर कहां पहुंचा था कैप्टन हॉकिंस? सबसे पहले सूरत। अब यहां पर पुर्तगाली लोग पहले से ही थे, यहां पर मुगलों के साथ पुर्तगालियों का कुछ पंगा हो गया था। पुर्तगालियों ने मुगले के किसी जहाज को कहीं ना कहीं कब्जे में ले लिया था। अब ये भी यूरोपीय, कैप्टन हॉकिंस भी यूरोपीय, इन दोनों ने बात की और मुगलों को जहाज को छुड़वा दिया। इसकी खबर पड़ती है किसको? जहांगीर को, कि सूरत में भाई कैप्टन हॉकिंस ने ऐसा कर दिया। तो कैप्टन हॉकिंस जो है उसको दोबारा जहांगीर के दरबार में बुलाया जाता है और इसको क्या किया गया? 400 का मनसब दिया, फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी, व्यापार की अनुमति दे दी कुछ शर्तों के आधार पर। और इसको क्या किया गया? इंग्लिश खान, याद रखिएगा, इंग्लिश खान की उपाधि भी दी, क्योंकि उस तरीके से इसने भाषा में बात की थी ना, किससे? जहांगीर से। तो जहांगीर खुश हुआ, 400 का मनसब भी दिया कैप्टन हॉकिंस को और इंग्लिश खान की उपाधि भी दी और कहीं ना कहीं व्यापार की अनुमति भी दी। और प्रारंभिक तौर पर एक अस्थायी व्यवस्था कहाँ? सूरत में स्थापित हो गई, किसकी? कंपनी की। क्लियर? तो ये अस्थायी व्यवस्था शुरू हो गई थी। वहीं ब्रिटेन में सम्राट बदल गए थे, जेम्स प्रथम आ गए थे। क्लियर? तो ये व्यवस्था देखने को मिली। अब यहाँ ये समझना है कि 1608 में आ गए, अस्थायी तौर पर आए। अब इन्होंने एक के बाद एक भारत में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर ली है। इसके बाद इन्होंने क्या किया? 1611 में पहली मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री खोली। इनकी पहली फैक्ट्री थी दक्षिण भारत में, याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम में खोली थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया? 1613 में अनुमति प्राप्त करके सूरत में अपनी फैक्ट्री खोल दी। तो पश्चिमी भारत में सूरत में 1613 में फैक्ट्री खुली, 1611 में मसूलीपट्टनम में भी फैक्ट्री खुल गई। उधर चले जाएं तो कहीं ना कहीं 1615 में इनको और रियायतें चाहिए थी, तो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आ गया टॉमस रो, और टॉमस रो आ गया और उसने भारतीय क्षेत्र में कहीं ना कहीं और भी रियायतें प्राप्त करने में वो सफल रहा। इस प्रकार से प्रारंभिक तौर पर ब्रिटिश कंपनी ने भारत में अपने क्षेत्र बनाना शुरू कर दिए और व्यापार शुरू कर दिया। प्रारंभ में ये व्यापारिक उद्देश्य से ही है।
धीरे धीरे करके इनका इंटरेस्ट बदलता चला जाएगा। अभी ये क्या कर रहे हैं, झुक कर आए हैं, सलाम करके आ रहे हैं, बाद में ये बराबर तक बैठेंगे। याद रखना है कि अकबर सेकंड ऐसा राजा हुआ था जिसका राज्याभिषेक, जिसकी जो ताजपोशी हुई थी वो अंग्रेजों के संरक्षण में हुई थी। तब उस समय पर वेलेजली जो था वो बरोबरी पर बैठा था, किसके, अकबर द्वितीय के। मतलब सोचिए कि घुटनों से आप बराबरी तक आ गए, बाद में पागल बना बना के। ये कहीं ना कहीं इनकी बेवकूफी थी कि इनके कहीं ना कहीं चंगुल में आ गए थे, ये समझने वाली बात थी। तो यहां पर समझना है कि 1615 तक टॉमस रो आया और कहीं ना कहीं और भी छूट लेने में कामयाब हो गया। अब यहां पर एक घटना आपको देखने को मिलती 1632 में। 1632 में परिवर्तन आया कहां, गोलकुंडा से। गोलकुंडा का जो क्षेत्र था, यहाँ का जो बंदरगाह रहे वो इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे। तो यहाँ पर राजा जो रहा गोलकुंडा का, उससे इन्होंने क्या किया, 500 पैगोड़ा के आधार पर, वार्षिक के आधार पर जो गोलकुंडा के बंदरगाह रहे उनसे मुक्त व्यापार की अनुमति ले ली। और ये मुक्त व्यापार की अनुमति इनके लिए एक प्रकार का गोल्डन फरमान माना गया था। याद रखिएगा, गोल्डन फरमान माना गया था ये, कि गोलकुंडा के शासक से इन्होंने क्या किया, 1632 में 500 पेगोड़ा के आधार पर कहीं ना कहीं मुक्त व्यापार की अनुमति पाली। तो ये गोल्डन फरमान माना गया और इसके तहत इनको बहुत बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं व्यापार में लाभ हुआ था अंग्रेजों को। अब इनके मंसूबे और बढ़ते चले गए। इन्होंने बोला कि दक्षिण क्षेत्र में तो हम हैं ही हैं, अब हमें क्या करना है, पूर्वी क्षेत्र में भी बढ़ना चाहिए। पश्चिम में फैक्ट्री खुल चुकी थी, अब पूर्वी क्षेत्र की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब इन्होंने पूर्वी क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया तो सबसे पहले एक चीज देखिएगा, चंद्रगिरी। चंद्रगिरी के जो राजा थे, चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने क्या किया, मद्रास के क्षेत्र को पट्टे पे ले लिया। ठीक है, चंद्रगिरी के राजा से पट्टे पे ले लिया मद्रास के क्षेत्र को, और कहीं ना कहीं उसको भी फायदा हुआ यहां से। क्लियर। तो ये कब हुआ था, ये 1639 में हुआ था। इसके बाद आगे बढ़े तो 1651 में चले जाइए। 1651 का वो समय था जब मुगल सम्राट जो रहा वो शाहजहां था। अब शाहजहां जब मुगल सम्राट था, इसके समय भी कंपनी को कुछ अधिकार मिले। शाहजहां के समय पे जो बंगाल का रीजन था, ये बंगाल के रीजन में जो बैठा हुआ था, इसका पुत्र था, उसका नाम था शाह शुजा। अब जो शाह शुजा था इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं बोल सकते हैं सूबेदार के तौर पर, हेड के तौर पर था। तो शाहजहां के समय पे अंग्रेजों ने 1651 में हुगली में, याद रखिएगा, हुगली में कोठी खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली। 1651 में हुगली में भी पूर्वी भारत में इनकी फैक्ट्री खुल गई, किसकी अनुमति से, शाह शुजा की अनुमति से खुल गई। अब बंगाल में भी आ चुके हैं, मद्रास में भी आ चुके हैं, मछलीपट्टनम में थे ही थे, सूरत में आ ही गए थे। तो इस प्रकार से चारों तरफ ये फैलते चले गए। लेकिन एक बदलाव देखने को मिलेगा, यहाँ से अंग्रेजी जो लोग थे, इनके मंसूबे जो थे वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे थे, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे थे। कहीं ना कहीं अपनी छोटी सी सैनिक टुकड़ी के आधार पर ये अब भारतीय राजाओं को डराने की कंडीशन में मानने लगे थे। इनका वो गुमान टूटना जरूरी था। हालांकि औरंगजेब एक कट्टर सांप्रदायिक शासक के तौर पर जाना गया, परंतु इस शासक ने इनको घुटनों पर लाने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास तो किए थे और कदम भी किया था। एक समय ऐसा था, औरंगजेब के समय पर ये अपनी मनमानी कर रहे थे और औरंगजेब की सेना को अपनी सेना का डर दिखाने की तरफ थे। तो यहाँ पर औरंगजेब ने इन पर अटैक किया और अटैक करके इनको एक छोटे से शहर तक सीमित कर दिया। बाद में ये लोग आते हैं औरंगजेब के पास, उससे माफी मांगते हैं। और औरंगजेब की किस व्यवस्था के कारण था कि 2% टैक्स तो वो लेता ही था, इसके अलावा 1.5% तक जजिया जो था वो भी औरंगजेब इन पर लगा रहा था। अब ये उससे बचना चाहते थे। जजिया क्या था, कहीं ना कहीं एक ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों पर लगता था, उस कर को जजिया कर कहते थे, धार्मिक कर था। अब कहीं ना कहीं ईसाई थे ये लोग, तो मुसलमान थे नहीं, तो इनसे भी जजिया कर लेता था औरंगजेब। तो औरंगजेब ने इन पर लगा दिया। इन्होंने बोल दिया हम नहीं देंगे। नहीं देंगे तो क्यों नहीं दोगे, बोले नहीं देना हमको। आमने सामने आ गए, लड़ाई हुई, औरंगजेब ने मार भगाया। औरंगजेब जब मारा तो इनको टेंशन हो गई कि अब तो हमारा मामला खत्म हो जाएगा, तो ये औरंगजेब से माफी मांगते हैं। उसके बाद इन्होंने टैक्स भी दिया, मतलब औरंगजेब ने इनसे जजिया कर ले लिया था, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये व्यवस्था रही। औरंगजेब के समय इनकी फैक्ट्री कम हुई, लेकिन कहीं ना कहीं इनको इनकी हैसियत समझ में आ गई थी और इनको समझ आ गया था कि अभी हमको ज्यादा उत्पाद नहीं मचाना है। इसके बाद बड़ा परिवर्तन आता है कब, 1698-99 के समय इन्होंने बंगाल के शासक से क्या किया, दीवानी प्राप्त कर ली। दीवानी प्राप्त कर ली किसकी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। ये 3 इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे, पूर्वी तटीय इलाके थे, यहाँ की दीवानी प्राप्त कर ली। और पता है अचंभे में लाने वाली बात यह कि दीवानी अधिकार जो थे ना वो केवल 1200 रुपए में प्राप्त किए थे इन्होंने, सिर्फ 1200 रुपए में प्राप्त कर लिए। यहाँ से इनको बहुत लाखों रुपए का फायदा हुआ है, क्योंकि इसके माध्यम से यहाँ से एक प्रकार से व्यापार के लिए बहुत अच्छे हो गए। तो यहाँ दीवानी प्राप्त की, और यहीं पर हम बोल सकते हैं कि इन्होंने 3 क्षेत्र प्राप्त किए, सूता नदी,
कलिकाता और गोविंदपुर, ये 3 गांव बोल सकते हैं। ये गांव भी इसमें ले लिए, मतलब 1200 रुपए में ये पूरा मिल गया। अब ये पूरा मिला, अब यहां पर याद रखिएगा कि सूतानदी, कलिकाता, गोविंदपुर को मिलाकर इन्होंने क्या बनाया, कलकत्ता बनाया। कलकत्ता की स्थापना हो गई लगभग 1700 ईस्वी के आसपास तक। क्लियर। अब 1700 ईस्वी के आसपास तक कलकत्ता की स्थापना हो गई और इसको बनाने का जो जॉब चारनाक है उसको श्रेय जाता है। तो जॉब चारनाक ने बढ़िया डिजाइन कर दिया इसको और कलकत्ता बना। कलकत्ता इसके बाद से लगभग 1912 तक भारत की राजधानी भी रहा, क्योंकि 1912 के बाद राजधानी दिल्ली परिवर्तित कर दी गई थी। तो लंबे समय तक ये रहा और यहाँ अंग्रेजों का केंद्र भी बन जाता है। और यहीं पर 1700 में क्या बना दिया था, फोर्ट विलियम बना दिया गया था। ये फोर्ट विलियम आगे लड़ाई का कारण बनेगा। तो फोर्ट विलियम की स्थापना भी कब कर दी गई, 1700 के आसपास कर दी गई। अब ये एक केंद्र बन गया पूर्वी भारत में, किसका, अंग्रेजों का, जहां पर उनको हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा था। इसके बाद अंग्रेज अभी नहीं रुके, कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाया और उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1717 में एक टीम आई थी। 1717 में टीम आई, फर्रुखशियर के दरबार में गई। फर्रुखशियर को फोड़ा हो गया था, फर्रुखशियर का सर्जन आए थे साथ में। उन्होंने क्या किया, फर्रुखशियर के फोड़े का इलाज किया और फर्रुखशियर के फोड़े के इलाज के बाद फर्रुखशियर ने जैसे ही कहा कि भाई ऐसा नासूर मुझे हो गया था जिसके बाद मैं मर भी सकता था, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो 1717 में इन्होंने फर्रुखशियर से एक शाही फरमान प्राप्त किया। ये शाही फरमान जो प्राप्त किया उसके माध्यम से इन्होंने बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, याद रखिएगा इन तीनों क्षेत्र से इन्होंने क्या किया, फ्री ट्रेड की अनुमति प्राप्त कर ली। इनको फ्री ट्रेड का अनुमति मिल गई, यहां से बिना कोई शुल्क दिए व्यापार कर सकते थे और ये ट्रेड इनके लिए क्या कहलाया, मैग्ना कार्टा कहलाया। मैंने बंगाल वाले चैप्टर में इसको डिटेल में डिस्कस किया, तो वहां आप देखिएगा बंगाल का स्वतंत्र राज्य की स्थापना के तौर पर हम जब बात करते हैं मुर्शिद कुली खां वाले टॉपिक में, वहां पर हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये 1717 में इनको सम्राट फर्रुखशियर के फोड़े के इलाज करने के बाद मैग्ना कार्टा मिला, जो कि शाही फरमान था बंगाल, बिहार, उड़ीसा से फ्री ट्रेड का। अब इनको बहुत पैसा मिलने वाला भाई। आगे जाकर ये उसी फरमान का दुरुपयोग करने वाले हैं और उसी फरमान का दुरुपयोग करने के कारण आगे लड़ाई होती है। क्लियर, इनकी कहीं ना कहीं मंशाएं बढ़ जाती हैं और उन मंशाओं की पूर्ति करते 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 भारतीय लोग जो थे वो परेशान हो जाते हैं। बाद में जब जाएंगे तो 1757 का प्लासी का युद्ध होगा, 1764 का बक्सर का युद्ध होगा, उसके बाद बंगाल ये कब्जा कर लेंगे और उसके बाद ये भारत में राजनीतिक व्यवस्था लेकर आ जाएंगे। किस माध्यम से, वो लाएंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद से। तो वो इतिहास का एक अलग पार्ट हो जाएगा जिसको हम इतिहास के उस पक्ष में देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने भारत में प्रशासनिक गतिविधियां शुरू की। तो यहाँ पर याद रखिएगा शाही फरमान के बाद इनकी गतिविधियां बढ़ी, फिर प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ और बंगाल इनके कब्जे में आ गया था और भारत की गुलामी की शुरुआत वहां से हो जाती है। इसके बाद लगभग 200 साल तक इन्होंने राज करना शुरू किया। तो ये हमने डिटेल में बात कर ली, किस पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर बात कर ली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रकार से भारत में आकर एक के बाद एक अपने काम शुरू कर दिए थे। ठीक है, एक प्रकार से एक समय तो ऐसा हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किंग मेकर की भूमिका पे आ गई थी, क्योंकि जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो इन्होंने मीर जाफर, मीर कासिम, इनको नवाब बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ये किंग मेकर की भूमिका में थे कौन, ब्रिटिशर्स। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं डेनिश कंपनी। डेनिश कंपनी का भारत में कोई व्यापक प्रभाव नहीं है, कोई असर देखने को नहीं मिलता। डेनिश कंपनी जो थी अंग्रेजों के बाद 1616 में बनी और 1616 में भारत आई थी। इन्होंने 1620 में ट्रैंकोबार में अपनी फैक्ट्री खोली, 1676 में सेरामपुर बंगाल, ये एकमात्र इनका इलाका था जहां पर इनकी फैक्ट्री लंबे समय तक चलती है। यह कंपनी भारत में स्थिति मजबूत करने में असफल रही और बाद में अपनी सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों को बेचकर भारत से चली गई थी। कौन, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका कोई विशेष योगदान नहीं है, केवल सेरामपुर बंगाल तक सीमित रही थी। इसके बाद आती है दोस्तों फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी जो रही उसकी स्थापना हुई थी 1664 में। 1664 में अगर हम बात करें तो जो फ्रांसीसी सम्राट थे वो लुई 14 थे। लुई 14वां जो था वो सम्राट था और इसका मंत्री था कॉलबर्ट। तो मंत्री कॉलबर्ट के प्रयासों से ही फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण हुआ था। लेकिन इस कंपनी की सबसे बड़ी जो बोल सकते हैं कि एक बदकिस्मती रही वो ये रही थी कि इस पर शुरू से लेके आखिरी तक किसका कंट्रोल रहा, फ्रांस की सरकार का कंट्रोल रहा था। तो फ्रांस की सरकार के कंट्रोल में चल रही थी, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं भारत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। कब आगमन हुआ, 1667 में, और
किसके नेतृत्व में आई है? फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में आए थे। 1668 में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी इन्होंने सूरत में, याद रखिएगा, सूरत में पहली फैक्ट्री बनाई। 1673 में बंगाल के नवाब शाइस्ता खां से इन्होंने एक जगह प्राप्त की, क्लियर, जिसका नाम था चंद्रनगर। यहां पर इन्होंने प्रसिद्ध कोठी बनाई, क्या, जिसको नाम क्या दिया गया? फोर्ट ओरिएंटलेस। तो ये किसका था? फ्रांसीसियों का था भारत में। 22 जनवरी 1760 को वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का भारत से सफाया हो गया। याद रखना है कि फ्रांसीसी भारत में जब आए थे तो ये व्यापार के लिए आए थे, लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ गई और कहीं ना कहीं ये भारत में कर्नाटक युद्ध में उलझ गए। भारत में कर्नाटक क्षेत्र को लेकर फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच में युद्ध होते हैं 3, जिनको हम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम, बोल सकते हैं, कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, सॉरी, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से जानते हैं। बेसिकली वो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध थे, लेकिन भारत में उनको बोला कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध पहला, कर्नाटक युद्ध दूसरा, कर्नाटक युद्ध तीसरा। एक्चुअल में होता क्या था कि फ्रांस और ब्रिटेन जो थे वो यूरोप में बहुत बड़ी कहने की दुश्मनी थी इनकी। तो इनकी जो कॉलोनी थी वो अमेरिका में भी थी, अफ्रीका में भी थी और भारत में भी थी। तो जब इनका यूरोप में लड़ाई होता था ना, तो ये अमेरिका में भी लड़ने लगते थे, ये यूरोप में भी लड़ने लगते थे, ये अफ्रीका में भी लड़ने लगते थे और ये भारत में भी लड़ने लगते थे। तो कहीं ना कहीं दोनों यहाँ पर एक दूसरे के टक्कर आ गए थे। तो ऐसे में इन्होंने भारत में अपना दबदबा कायम करने के लिए आपस में संघर्ष करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ ये हुआ कि 22 जनवरी 1760 को वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिशर्स ने फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से हरा दिया और उसके बाद ये यहाँ से चले गए। कहीं ना कहीं डुप्ले जैसे, गोडेहू जैसे फ्रांसीसी गवर्नर भारत में रहे, वायसराय रहे, जिन्होंने भारतीय क्षेत्र में इनका विस्तार करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अंग्रेजों के सामने उनकी स्थिति खत्म सी हो गई थी। अब यहाँ ये समझना है कि इन सभी शक्तियों में ब्रिटेन की शक्ति जो रही, उसके सक्सेसफुल होने के पीछे क्या कारण थे? उनके सक्सेसफुल होने के पीछे बहुत सारे कारण रहे, लेकिन अगर हम उनके सफल होने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण की बात करें दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही माना जाता है कि ब्रिटेन की कंपनी स्वतंत्र थी, उस पर वहां की सरकार का नियंत्रण नहीं था, स्वतंत्र रूप से अपना काम करती थी, नियंत्रण के बिना काम करती थी। और ब्रिटेन की शक्ति अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए कहीं ना कहीं अपने देश पर निर्भर नहीं रही, उन्होंने भारत से अपने साधनों को उपजाना शुरू कर दिया और यहीं पर उन्होंने काम किया। क्लियर? कहीं ना कहीं जब सभी लोगों को इन्होंने भारत से भगा दिया, तो भारत से सभी शक्तियों को भगाने के बाद यही अकेली शक्ति रह गई और बाद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास करके गवर्नर बनाने की व्यवस्था, गवर्नर जनरल बनाने की व्यवस्था और बाद में वायसराय की व्यवस्थाएं जो आगे जाकर शुरू की गई और लंबे समय तक भारत में शासन किया अंग्रेजों ने। अब अगले लेक्चर में हम लोग ब्रिटिशर्स के तहत एक और टॉपिक पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने भारत विजय की शुरुआत कहां से की और वो वहीं से क्यों की, और कहीं ना कहीं भारत विजय के लिए कौन कौन से अभियान किए थे। तो डेफिनेट है अगले लेक्चर में हम लोग अंग्रेजों की भारत विजय पर बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर से, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।